डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के माहौल में जिस तरीके से जापान और जर्मनी की विजय हो रही थी, ब्रिटेन युद्ध में हार रहा था। एक पल को लगा कि वो युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन ब्रिटेन ने अपने तरीके से ये युद्ध जीता। हिरोशिमा नागासाकी पर जो न्यूक्लियर बम गिराए गए, उसने जापान जैसे देश की कमर ही तोड़ दी। फिलहाल ये 45 में हुआ आंदोलन, हमारा 42 का चल रहा है। तो इससे पिछले की क्लास में आपने पढ़ा था कि किस मिशन भारत में आया और खाली हाथ चला गया। भारतीयों को युद्ध में शामिल करने की कोशिश तो की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। इधर मूवमेंट बनने लगा था, पब्लिक को लगा कि अंग्रेज भारत से नहीं जाएंगे और इससे अच्छा मौका हम अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। तो इसी आधार पर पब्लिक रोड पे आ गई और आंदोलन ऐसे ही चलते हैं। धक्का देकर कोई भी आंदोलन में शामिल नहीं होता, क्योंकि वो आग है, वो अंदर से आती है। और इसी आधार पर ये आंदोलन फेमस है, बड़ा आंदोलन है। तो एक आउटलाइन इसकी मैं बना देता हूँ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से होती है, लेकिन इससे पहले इसमें कुछ चीज़ें और भी बतानी है। तो टू द पॉइंट में हम चलते हैं। आप ही पेन कॉपी लेके बैठे हैं और शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, आंदोलन को किन किन नामों से जाना जाता है? इसके कई उपनाम हैं। एक दो क्वेश्चन इससे आते हैं, जैसे इसको अगस्त क्रांति कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो अगस्त रिवॉल्यूशन, चूंकि अगस्त में हुआ था। अगला, इसको नेतृत्व विहीन क्रांति बोलते हैं। लीडर लेस रिवॉल्यूशन, इस आंदोलन में कोई भी नेता नहीं था, सबको अरेस्ट कर लिया गया था। एक ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, ऑपरेशन शून्य, और सबको अरेस्ट करके जेल में शिफ्ट किया गया। इसलिए इसका नाम है ऑपरेशन लीडरलेस रेवोल्यूशन। इसमें जनता ही नायक है, क्योंकि ये लीडरलेस था, इसलिए हमने खुद ही अपने आंदोलन को हैंडल किया। इसलिए इसको स्वतः स्फूर्ति, इंग्लिश में बोलें तो सेल्फ रिचार्ज्ड मूवमेंट। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी मीडियम में भी बच्चों को उतना समझ में नहीं आते हैं, जो कि रोज़मर्रा में हम वही वर्ड यूज़ करते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे रिचार्ज वर्ड्स आप रोज़ मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो स्वतः स्फूर्ति, अपने से जो एनर्जी दे। अब साइकिल को हम अगर हिंदी में बोलेंगे तो द्विचक्र का वाहन बोलेंगे, और रेलगाड़ी को लौहपथगामिनी बोलेंगे। लेकिन आप बोलते क्या है? वही जो होता है, जो व्यवहारिक है। तो बात यह नहीं कि वो हिंदी में है, इंग्लिश में। बात वो है कि जो हमारी जबान पर चढ़ा है वो प्रैक्टिकल है, जो अनचढ़ा है वो आउट ऑफ फैशन है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि वो भी हो जाए। ये हमारे स्ट्रगल की अंतिम लड़ाई है, इसलिए इसको स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम संघर्ष कहते हैं, लास्ट मोमेंट। क्योंकि इसके बाद हमें आज़ादी की खुशबू महसूस होने लगी, और ये लग गया कि अंग्रेज अब भारत से बोरिया बिस्तर बांधेंगे। तो ये हो गया उपटाट। अब शुरू कैसे हुआ, इस पर आते हैं। इसके लिए हमें 17 जुलाई 1942 का वर्धा आंदोलन, वर्धा बैठक जो हुई थी, और 7 अगस्त को कांग्रेस की बैठक, जब कांग्रेस ने इसको मंजूरी दी। तो वर्धा प्रस्ताव, ये वर्धा बैठक, और कांग्रेस के बॉम्बे सेशन का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। 9 अगस्त को फिर ये स्टार्ट हुआ। आंदोलन का प्रारंभ, वर्धा बैठक या प्रस्ताव
जो 17 जुलाई 1942 में हुआ था, इसमें आंदोलन को स्वीकृति मिली, एक्सेप्ट हुआ। तो जो वर्धा बैठक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद करिए थोड़ा बहुत भी, अगर आप पीछे की तरफ चलेंगे तो मैंने बताया था कि एक बारदोली प्रस्ताव था, एक वर्धा प्रस्ताव था। अशोक आंदोलन और चौरी चौरा कांड अगर दिमाग में है नहीं तो पीछे की वीडियो देखिएगा, क्लास देखिएगा। मैंने बताया था कि चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद 12 फरवरी को बारदोली में बैठक हुई थी गुजरात में, और उसी बैठक में अशोक आंदोलन को समाप्त किया गया। मैंने बताया था बी फॉर वर्धा, बी फॉर बारदोली, बा से वर्धा, बा से बारदोली। वर्धा प्रस्ताव का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है, तो बारदोली प्रस्ताव का संबंध अशोक आंदोलन से। वर्धा प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार किया गया, तो बारदोली प्रस्ताव में अशोक आंदोलन को समाप्त किया गया। ये दोनों में अंतर है, और इस आधार पर यह तय हुआ कि आंदोलन को शुरू किया जाए। कैसे शुरू किया जाए ये बात की बात है। फिर अब कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और जब तक आंदोलन चलता रहा वो अध्यक्ष बने रहे, और 1945 तक कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, इसलिए लगातार 5 से 6 वर्ष यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो बॉम्बे सेशन में कांग्रेस की बैठक हुई और कांग्रेस ने भी इस आंदोलन को स्वीकृति दी। इसका मतलब ये हुआ कांग्रेस की बॉम्बे सेशन में 7 अगस्त 7 अगस्त 1942 और अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो हम 60 में लिख देते हैं मौलाना आज़ाद। इस अधिवेशन में भी आंदोलन को मंजूरी मिली। तो इस तरीके से वर्धा सेशन 17 जुलाई और बॉम्बे सेशन 7 अगस्त। आज़ाद थे अध्यक्ष। आंदोलन ओके, लेकिन जितना सरल दिखता है उतना सा नहीं। इतिहास में कई राज छुपे हैं। गांधी जी ने अपना आंदोलन 1932 में बंद किया था, नमक सत्याग्रह दोबारा शुरू करने के बाद, और 32 से 42 10 साल हो चुके थे। बीच में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह भी स्टार्ट किया, लेकिन उसमें पब्लिक ने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। तो ऐसी स्थिति में अब आंदोलन शुरू हो या ना हो, इसलिए ज़रूरी था कि पब्लिक का मन टोला जाए। जनता तैयार थी, तो आंदोलन कौन हैंडल करेगा, इसके लिए कुछ लोगों ने गांधी जी का सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने गांधी का विरोध किया। अधिकतर लोग यही कह रहे थे कि अब की आंदोलन का कोई युवा चेहरा हो और गांधी जी को आंदोलन के मेन लीडर के रूप में न रखा जाए। ये सुगवाहट दर थी, और इसीलिए गांधी जी ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया कि मुझे अपने आंदोलन को चलाने के लिए कांग्रेस जैसी किसी संस्था की आवश्यकता नहीं। मैं भारत की बालू से, भारत की मिट्टी से, भारत की रेस से, भारत की सैंड से, यानी कितनी कांग्रेस बना के छोड़ दे। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी को पता था कि जन समर्थन उनके साथ है, और कांग्रेस पार्टी अगर विरोध करती भी है तो हमें अपने आंदोलन को चलाना है। मेन मुद्दा है आज़ादी, अब वो चाहे कांग्रेस के मंच पर हो चाहे दूसरे मंच पर। जैसे आज लोग कांग्रेस पार्टी से दूसरी पार्टी में हो जाते हैं, कुछ लोग निर्दलीय हो जाते हैं बिना किसी दल के। तो ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से जब वर्धा बैठक हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि हम एक दुधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं। एक ऐसी तलवार है जिसके दोनों तरफ धार है, शार्पनेस है, जो हमको भी घायल कर सकती है, सामने वालों को भी। हम आग से खेलने जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई रिस्क, कोई हल्की चीज़ नहीं है, क्योंकि जानबूझकर अपने को जोखिम में डालना। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और इसी संदर्भ में बॉम्बे में ग्वालियर टैंक में ही
जब ये मीटिंग हो रही थी तो लगभग 1.5-2 लाख पब्लिक थी वहाँ पर। महात्मा गांधी ने बहुत मोटिवेशनल स्पीच दी। उसी में एक बहुत फेमस स्टेटमेंट बोला था, एक मंत्र, करो या मरो, डू और डाई, क्योंकि करने का कुछ है ही नहीं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, अंग्रेज भारत से जाने वाले नहीं हैं, युद्ध से हम फंस चुके हैं, या ये हमारा एक मालिक है, आगे तो और मालिक होंगे। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा खराब स्थिति है। इसलिए ज़रूरी है कि अब आज़ादी के लिए लड़ो या एक नई गुलामी के लिए तैयार हो जाओ। मरने का मतलब यही है, मरने का मतलब सुसाइड करना नहीं। मरने का मतलब है कि जब 3 आपके मालिक होंगे तो उस जानवर पर क्या बीतेगी, उस दास पर क्या बीतेगी। तो ये मरने से ज़्यादा बदतर है। हमारा स्वाभिमान, हमारा अभिमान सब खत्म, हम उनके गुलाम हो जाएंगे। एक के नहीं, 2 के नहीं, 3 के। और यही स्थिति गांधी जी ने की, और गांधी ने इतना मोटिवेट कर दिया कि इन लोगों के गिरफ्तार होने के बाद भी आंदोलन चलता रहा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो जो संकल्प होता है वही विकल्प होता है, नो वे। तो यही है, करो या मरो। इतनी बातें बताने के बाद अब चीज़ें थोड़ी स्पष्ट हो चुकी हैं। अगला पॉइंट हम बनाने जा रहे हैं। इस स्टेटमेंट में, इस आंदोलन में महत्वपूर्ण कथन, स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। कौन कौन से फेमस स्टेटमेंट हैं जो इस आंदोलन से बिलोंग करते हैं? करो या मरो भाई गांधी। इस तरीके से गांधी का स्टेटमेंट है। उसको थोड़ा हम शॉर्ट में बता दें। देखिए, जो उसके जो मेन वर्ड्स हैं, जहाँ से आप इसको याद रखेंगे वो दिमाग में रखिए। मैं भारत की बालू, रेत, मिट्टी, जो भी सब आपको समझ में आए, इंग्लिश में सैंड, से कांग्रेस जैसी कई संस्थाओं का निर्माण कर दूंगा। मतलब ये इसके भाव हैं, कहा गांधी ने अपने तरीके से। तो इसमें मेन वर्ड्स है मिट्टी, बालू, और संस्था है कांग्रेस जैसी। ये गांधी जी ने गुस्से में कहा था, क्योंकि कांग्रेस की इतनी हिम्मत जो हमको आंदोलन से ही बायकाट कर दे। इतनी मेहनत से गांधी ने अपनी राजनीति चमकाई, उनको ही साइड में करने की कोशिश की। उनका ईगो था जो हर्ट हुआ। एक स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का है, एक क्या दो कह सकते हैं। हम लोग आग से खेलने जा रहे हैं। ये है नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं का एक स्टेटमेंट है, हम लोग दुधारी तलवार से लड़ने जा रहे हैं। यह जाए, ये स्टेटमेंट किस आंदोलन से संबंधित है और
किसके द्वारा कहे गए? तो इसमें मेन वर्ड्स है आग से खेलना, ये मुहावरा भी है, और तलवार जो दोधारी है, तो इसमें भी नेहरू है। दो नेहरू जी के, दो गांधी जी के। ये है फेमस स्टेटमेंट। ठीक, ये भी हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन की प्लानिंग सही तरीके से देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने की। वो इस आंदोलन के प्लानर थे, प्रारूप निर्माता थे, लेखक थे, कोच थे। जैसे मूवी की स्क्रिप्ट कोई लिखता है, वैसे आंदोलन की दिशा क्या होगी और दशा क्या होगी। तो एक पॉइंट ये भी बनेगा, आंदोलन की प्लानर या ड्राफ्टर, प्रारूप निर्माता, नियोजक जो योजना बनाते हैं, नेहरू। पहली बार गांधी नेहरू साथ साथ थे, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी सारी चाल, सारी प्लान बेकार कर दी, क्योंकि वो पहले से तैयारी कर चुके थे, तो हम भी पहले से तैयारी कर चुके थे। कभी कभी देखा होगा कोई मैच होता है, महत्वपूर्ण मैच, और हम अपने तरीके से तैयारी करते हैं कि वनडाउन पर ये जाएंगे, दूसरे पर ये जाएंगे, टारगेट 300 का होगा और इससे हम वर्ल्ड कप जीत लेंगे। कि सामने वाला कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, उसने भी तैयारी कर रखी, और कभी कभी हमारी बाजी हो जाती है पलट, कभी उसकी। तो पता चला कि ऐसे महत्वपूर्ण मैच में 50 ओवर में मात्र 100 रन बने और 10 खिलाड़ी आउट। तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ यही हुआ, मैच हारे नहीं, यहाँ पर मैंने हारना नहीं बोला है, मतलब प्लानिंग धरी की धरी रह गई। सुबह सुबह जैसे आंदोलन शुरू हुआ, क्रिकेट की भाषा में समझाएं तो पब्लिक रोड पे थी, आंदोलन रनिंग पे था, स्टेडियम खचाखच भरा था, पैर रखने को जगह नहीं थी, यानी पब्लिक रोड पे थी। एक मोटिवेशन था अंदर से, वंस मोर, इस बार हम जीतेंगे जीतेंगे। और एक पल और लगा कि आंदोलन शुरू होगा अच्छा सा, गांधी चलेंगे, नेहरू चलेंगे, हम भी चलेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया, ऑपरेशन शून्य। और जो नेता जहाँ पे था उसको वहीं से उसको कैच कर लिया गया, पकड़ लिया गया और नज़रबंद कर दिया गया, या तो जेल में या किसी के घर में। तो हम कह सकते हैं कि सभी खिलाड़ियों को मैच खेलने से पहले ही अर्ली मॉर्निंग पेवेलियन से उठा लिया गया। अब पब्लिक स्टेडियम पर खेलने वाला कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम निराश नहीं हुए, क्योंकि डू और डाई ये दिमाग में था, करो या मरो। तो कभी कभी देखा होगा कि कोई ऐसा खिलाड़ी आ जाता है खेलने के लिए जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, और वो मैच जिताऊ पारी खेल देता है। तो ऐसी स्थिति में जनता से ही कुछ नए लोग आए और उन्होंने अपने तरीके से आंदोलन को चलाया, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो औड़ा आसिफ अली हो। इन लोगों का आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि गांधी जी, नेहरू जी जैसे लोग जब जेल में थे 2-2, 3-3 साल, तो इन्होंने अपने तरीके से आंदोलन में एक नई जान फूकी। तो अब आपको आगे ले चलते हैं आंदोलन का अगला पड़ाव, क्योंकि ये एक बड़ी मूवी है, कई इसमें इवेंट है। तो अगली इवेंट ये होगी, इस आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 9 अगस्त को होती है, वो तो लिखा हुआ ही है। इसमें ऑपरेशन शून्य किस आंदोलन से संबंधित है और कौन कौन आंदोलन में अरेस्ट हुआ, तो उसकी मेन इवेंट हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए, ऑपरेशन 0 आवर, शून्य घंटा। ये ऑपरेशन अंग्रेजों का था और इसका मेन मोटो था भारतीयों को अरेस्ट करना बाय ब्रिटिश। इसका उद्देश्य था
प्रमुख भारतीय लीडर्स को अरेस्ट करना। और जब ये होगा तो आंदोलन अपने आप क्लोज हो जाएगा। अब इसमें कौन व्यक्ति किस स्थान पर अरेस्ट हुआ, तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग प्लेस और पर्सन। वो प्लेस जहां पर वो अरेस्ट थे, यानी कैद थे। पूना आगा खां पैलेस। पूना का आगा खां पैलेस बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक पैलेस है, यहाँ पर कई लोगों को नज़रबंद किया गया। इसमें महत्वपूर्ण नाम है महात्मा गांधी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी को किस स्थान पर नज़रबंद किया गया, रखा गया। पूना और आगा खां पैलेस। गांधी जी के साथ इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी, और कस्तूरबा गांधी की डेथ भी इसी आगा खां पैलेस में ही हो गई। सरोजनी नायडू, अब इस मैच में सरोजनी नायडू से एक लंबी पारी की उम्मीद थी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की वो नायिका थी। उन्होंने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी, लाठियाँ खाई थी। वेब मिलर ने बताया भी था, या पढ़ चुके हैं। तो इस मैच में भी था कि इस बार फाइनल मैच है, सेमीफाइनल तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सरोजनी नायडू का उनको पारी खेलने का मौका नहीं मिला। उनको पेविलियन से ही कैच कर लिया गया। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन में सरोजनी नायडू की कोई सक्रिय भागीदारी नहीं। किनकी है? औड़ा आसिफ अली। वो इस आंदोलन की नायिका है, एक नया चेहरा है। एक नाम और आता है गांधी जी के साथ, पट्टाभी सीतारमैया। बाकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो जो गांधी जी के मेन सपोर्टर्स थे उनके साथ थे। अगला प्लेस है बॉम्बे, जहाँ की बांकुड़ी जेल है। बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बांकुड़ी। और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद, वो बॉम्बे में इसी जेल में रखे गए। अगला प्लेस है अल्मोड़ा, जहाँ पर रखा गया जवाहरलाल नेहरू को। ऐसे ही पटना की जेल में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरीके से हजारीबाग, आज का झारखंड, पहले का बिहार। जय प्रकाश नारायण, जेपी नारायण। जयप्रकाश नारायण, ये कुछ महत्वपूर्ण चेहरे हैं। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है। जेपी नारायण के बारे में यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं
जो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, इन्होंने जेल से निकल के आंदोलन स्टार्ट किया था और यही वजह थी कि ये जेल से फरार हुए और आगे चलकर के राम मनोहर लोहिया के साथ एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम है भूमिगत आंदोलन। तो ऑपरेशन 0 आवर कंप्लीट। तो इसमें बताना था कि कौन व्यक्ति किस प्लेस पर नज़रबंद किया गया। अब यहाँ से आंदोलन को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और नई हेडिंग के साथ। ऐसे 2 बातें बची हैं ऑपरेशन सुन के बाद। भूमिगत आंदोलन, इंग्लिश में बोलते हैं अंडरग्राउंड मूवमेंट। क्योंकि जब सभी नेताओं को अरेस्ट किया गया ऑपरेशन शून्य के अकॉर्डिंग, तो अगर हम खुल के मैदान में आते तो जो जाता वो अरेस्ट हो जाता। तो इसीलिए छुपते छुपाते आंदोलन शुरू किए गए। जनता को तो मोटिवेट करना ही था, जो आग लगी है उसको भड़काना भी था, शांत नहीं करना था। तो कोई तो ऐसा हो जो लेके चले। तो जनता ने अपने तरीके से आंदोलन चलाया। तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो छुपते छुपाते आंदोलन को सींचते गए, बढ़ाते गए उसी में। तो इस लीड आंदोलन में इसके फाउंडर, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, वो हैं राम मनोहर लोहिया। और इसके सदस्य या समर्थक यानी कौन व्यक्ति भूमिगत आंदोलन से जुड़े थे, उसमें जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, अरोड़ा आसिफ अली, अरोड़ा आसिफ अली को इस आंदोलन की नायिका कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका। उसकी वजह है कि इन्होंने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। तो ये इम्पॉर्टेंट है। जो काम सरोजिनी नायडू ने 1930 में नमक सत्याग्रह में किया, वही काम और आसिफ अली ने 1942 के आंदोलन में किया। तो सक्रिय भागीदारी होने के कारण ये इसकी नायिका है। बाकी अरोड़ा आसिफ अली के बारे में अभी बहुत चीज़ें आप सीखेंगे, पढ़ेंगे। भारत की पहली महिला मंत्री हैं जिनको रेलवे में मिला था। भारत की पहली महिला रेल मंत्री हैं आज़ादी से पहले। और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में ये जानी मानी वकील थी। तो जब संविधान पढ़ेंगे तो ये बातें क्लियर हो जाएंगी। उषा मेहता। उषा मेहता के खास बात यह है कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ने अंडरग्राउंड मूवमेंट्स में कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। रेडियो के माध्यम से वो जनता को डेली स्पीच देते थे और अंग्रेज अंत तक नहीं जान पाए ये सूचनाएं कहाँ से आ रही। तो उसी कांग्रेस रेडियो की प्रोग्रामिंग एंकरिंग करती थी उषा मेहता। गुड मॉर्निंग इंडिया, इस तरीके से। तो उषा मेहता कांग्रेस रेडियो की संचालिका थी या एंकर थी। तो ये है भूमिगत आंदोलन। बाकी तो कुछ बातें ओरल ही सुन लीजिए। जैसे लोहिया ने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को, जिनको बानर सेना और माजरी सेना कहते हैं, उनके माध्यम से अंग्रेजों की बातें जानने की कोशिश की। अब बच्चे बच्चियों पे कोई शक तो करता नहीं है, वो खेलते रहते हैं पार्क में,
फूल बीनते रहते हैं, कंकड़ उठाते रहते हैं। तो वो उन अपने तरीके से सूचनाओं को लाते थे और उसी के आधार पर हम अपनी दिशा और दशा तय करते थे, क्योंकि हम खुल के मैदान में नहीं आ सकते थे। तो ये भी बहुत बड़ा रोल था। जैसे दांडी यात्रा, लाल कुर्ती आंदोलन 1930 के भारत में सक्रिय हुआ, वैसे 1942 के भारत में हमें ये सब मिलता है। एक पॉइंट इसमें रह जाता है समानांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट्स, क्योंकि इस आंदोलन में कुछ समानांतर सरकारें भी बनी। प्रशासन हमने अपने हाथों में लिया और उसी के आधार पर ये चलाया गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास में इसको हम अपडेट कर देंगे और इसका सेकंड पार्ट तब रिलीज करेंगे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई, और जब ये करेंगे तो हम 1944 से 45 तक के भारत में एंट्री कर जाएंगे। ठीक, सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।